जय हिंद। स्मार्ट टॉपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग वास्तविक संख्या जो है वो पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। वास्तविक संख्या में जितने भी प्रश्नावली थे, उन प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों को हमने हल किया है। हम आशा करते हैं कि आप हमारे उस वीडियो को देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो कृपया जाइए और उन सभी वीडियो को देख लीजिए और फिर हम बहुपद देखेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुपद के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है। तो बच्चों, हमेशा की तरह हम लोग जो है अध्याय चालू करने से पहले वह अध्याय किस चीज़ पे आधारित है, उनकी जड़ को सीखने की प्रयत्न करेंगे। तो आज आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। बहुपद की पूरी जड़ से हम शुरुआत करते हैं कि बहुपद है क्या। ठीक है। तो बच्चों देखिए, गणित के जो है ना कई प्रकार होते हैं। जैसे आप सुने होंगे, जानते होंगे कि गणित में क्षेत्रमिति है, ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है, बीजगणित है, अंकगणित है। तो इसी प्रकार से हम कुछ पॉइंट जो है वो पहले से लिखे हुए हैं। आप देखिए, अंकगणित, इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले इन सारी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे कि ये है क्या। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम सबसे पहले जो है वो अंकगणित देखते हैं। अंकगणित क्या है? अंकगणित का मतलब है कि वैसा गणित जिसमें हम सारी प्रश्नों का हल संख्याओं एवं अंकों से संबंधित डील करते हैं। यानी वह गणित जो संख्या एवं अंक पर आधारित है। अंकगणित जो है बच्चों, वह संख्या एवं अंकों पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, संख्या एवं अंकों से संबंधित, संख्या एवं अंकों से संबंधित गणनाओं के बारे में अंकगणित में अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो बच्चों देखिए, ध्यान दीजिए, अंकगणित जो है वो संख्या एवं अंकों पर आधारित है। पूरा जो अंकगणित है ना अपना, वह संख्या तथा अंक पर आधारित है। समझे बात? अभी तक जो भी चीज़ें आप बचपन में सीखें, ज़्यादातर चीज़ें, जैसे संख्याओं का खेल, हम लोग जो है से एक संख्या में दूसरे संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, वह सभी जो हैं वो अंकगणित के अंतर्गत आते हैं। यदि आप लाभ और हानि भी देखें तो लाभ और हानि भी जो है वो अंकगणित का ही पार्ट है, क्योंकि उसमें भी संख्या एवं अंकों से ही सारा खेल हो जाती है। ठीक है। तो गणित की वह शाखा जो संख्या एवं अंकों पर आधारित होता है उसे हम अंकगणित कहते हैं। और अपने दैनिक जीवन में भी देखें, यानी रोज़मर्रा के जीवन में भी यदि हम देखें बच्चों, तो अंकगणित हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जितने भी ज़्यादातर गणित की जो समस्याएं हैं ना, वह जो रियल लाइफ में डेली यूज होती है, वह अंकगणित से ही संबंधित होती है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए कि हम दुकान खोले हुए हैं, दुकान पे हमको हिसाब उसाब करना है। तो हिसाब करने के लिए हमको त्रिकोणमिति पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें बीजगणित पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें अंकगणित समझ में आनी चाहिए। लाभ, हानि, प्रतिशत, औसत, ये सभी जो हैं वो किस में आते हैं? अंकगणित में आते हैं। तो ये जो संख्या तथा अंक है ना बेटा, यह जो है वह चर राशि है, माफ़ कीजिएगा, यह जो है वह अचर राशि है, अचर राशि। ठीक है। तो हम यह कह सकते हैं कि अंकगणित जो है वह किस पर आधारित है? अचर राशि पर आधारित है। ठीक है। लेकिन आज हमें बहुपद पढ़ना है ना, तब बहुपद देखिए, बहुपद जो है वो बीजगणित का पार्ट है। बहुपद बीजगणित का पार्ट है। बहुपद पढ़ने से पहले हम दो बिंदु देखते हैं। एक है चर राशि और दूसरा है अचर राशि।
पहले चर राशि समझते हैं। इंग्लिश होता है बेटा इसका वेरिएबल। वेरिएबल, वेरिएबल यानी चर राशि। वैसी राशि जिसका मान गणितीय प्रयोग में बदलते रहता है, वह चर राशि कहलाता है। ठीक है, देखिए चर राशि जो है वह कहता है कि वैसी राशि जिसकी मान गणितीय प्रयोग में बदलते रहता हो, और इसे सामान्यतः एक्स वाई जेड द्वारा दर्शाते हैं। इसे सामान्यतः एक्स वाई जेड द्वारा दर्शाते हैं। ये ध्यान देना है। आइए इसको पहले हम समझ लेते हैं कि चर राशि है क्या। कहता है कि वैसी राशि जिसका प्रयोग गणित में जो है ना वो बदलते रहता हो, उसे हम चर राशि कहते हैं। ठीक है, तो ये चर राशि है क्या, देखिए तो एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर बेटा हम आपसे बोलें कि आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है उसकी कीमत कितनी है, ठीक है, तो आपके पास दो विकल्प हैं बतलाने के लिए। एक आप एग्जैक्ट बतला दीजिए कि सर जो हमारे फ़ोन है वो 10,000, 15,000 या 20,000 की है। ठीक है, लेकिन आप जो है वो दूसरा तरीका एक आपके पास ये भी है कि आप बतला रहे हैं कि सर जो मेरा मोबाइल फ़ोन है उसकी कीमत X रुपीज़ है। कितना है? X रुपीज़। अब देखिए ध्यान दीजिए, जब आप X रुपीज़ बोलते हैं तो X रुपीज़ होता है क्या? X रुपीज़ तो है नहीं अपने पास। जिस पे गांधी जी का फ़ोटो लगा हुआ है वही ना रुपीज़ है। अब यहाँ X रुपीज़ में कहीं गांधी जी का फ़ोटो दिख रहा है आपको? तो X रुपीज़ तो है नहीं। तो जब आप बतलाइएगा कि मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो X रुपीज़ का है, तो हम समझेंगे अपने अनुसार कि हो सकता है कि मोबाइल 10,000 के है। कोई और लोग जो हैं वो अपना अनुभव से कहेंगे कि नहीं ये मोबाइल फ़ोन जो है ना वो 15,000 का है। कोई और जो है वो बोलेंगे कि नहीं ये मोबाइल जो है वो 8,000 की ही है। तो जैसे ही आप मोबाइल की कीमत X रुपया बतलाते हैं तो हम अपने अपने अनुसार जो है उसके मान अलग अलग रख सकते हैं। ठीक है, तो ये X की वैल्यू जो है ना वो बदल रहा है, इसलिए हम X को बोलते हैं चर राशि। ठीक है, नहीं आया समझ में? तो देखिए एक और भी हम आपको बतलाते हैं। बेटा यदि हम आपको बोलें कि x + y बराबर 10 है, ठीक है, x + y बराबर 10 है, यानी दो वैसे संख्या बतलाएं जिनका योगफल जो है ना वो 10 है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हम x और y यूज किए हैं यह हमारा चर राशि है। क्यों चर राशि है? क्योंकि आप x के जगह पर 1 और y के जगह पे 9 लीजिएगा तो भी ये जो एक्सप्रेशन अपना है वह सही है। ठीक है, x की जगह पर आप 2 लेते हैं और y की जगह पर 8 लेते हैं तो भी एक्सप्रेशन सही आता है। बातें समझ में आ रही है? ठीक है ना। अगर हम आपको बोलें कि x बेटा आप 3 ले लीजिए और y जो है वो 7 लीजिए तो ये भी कितना के बराबर आएगा? 10 ही के बराबर आएगा। तो आप ज़रा इसमें देखिए, गौर कीजिए तो x की जो मान है वह कभी 1 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है। ठीक है, वहीं y की भी जो मान है वह भी बदल रहा है। लेकिन इस तरफ यदि देखा जाए तो 10 तो हर जगह 10 ही है ना, यानी ये जो है वह अचर राशि है। संख्या क्या होता है? अचर राशि होता है। और ये दोनों x और y दोनों जो है वह कौन सी राशि है? तो ये दोनों चर राशि है। तो चर राशि का मान बदलते रहता है, अचर राशि का मान नहीं बदलता है। अचर राशि हमारे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है। यदि हम आपसे जब पूछे थे कि आपके जो हाथ में मोबाइल फ़ोन है उसकी कीमत कितनी है, आप बतलाते हैं कि सर ये मोबाइल जो है वो 10,000 का है, तो 10,000 माने 10,000 होता है। 10,000 को तो हम कुछ दूसरा चीज़ नहीं बोल सकते हैं। जिस तरह से हम 10 को केवल 10, इसे हम 10 ना बोल सकते हैं, इसका मान तो हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 10 के जगह पर हम x बोलें तो x के जगह पे कुछ भी हो सकती है। तो हमने क्या सीखा कि चर राशि वैसा राशि
जिसका मान जो है वो गणितीय प्रयोग में, यानी गणित के लिए जब हम उसको प्रयोग करें तो उसकी मान जो है वो बदलते रहता हो, वह कहलाता है चर राशि। ठीक है, तो चर राशि तो हम लोग सीख लिए। अब आइए देखते हैं कि अचर राशि क्या है। अचर राशि बेटा इसका जस्ट उल्टा है। चर राशि बदलते रहता है, तो वहीं अचर राशि जो है वो नहीं बदलता है, यानी निश्चित होता है। अचर राशि इंग्लिश होता है इसका कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या है? देखिए, वैसी राशि जिसका मान गणितीय प्रयोग में नहीं बदलता है, गणितीय प्रयोग में नहीं बदलता है। ठीक है, वह अचर राशि कहलाता है। यानी अचर राशि का मतलब है कि जिसकी मान नहीं बदलता हो। तो जो नहीं बदलता है वो अचर राशि है, और जो बदल जाता है वो चर राशि है। ठीक है, तो अचर राशि को हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो अब हम 1 बोल दिए तो 1 माने 1 ही होता है ना, 1 तो बदलने वाला नहीं है। 1 2 3 यानी जितने भी अंक जो है ना, वह सभी के सभी जो हैं वो अचर राशि है। ठीक है, और अल्फ़ाबेट यानी जो वर्णमाला है बेटा ABCD XYZ, ये सभी क्या हैं? चर राशि हैं। तो हमें बीजगणित या बहुपद को समझने से पहले चर और अचर राशि को समझना जरूरी है, क्योंकि पूरा जो अपना अध्याय है बहुपद, वह यही चर और अचर राशि के आसपास है, इसी पर निर्भर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप चर राशि और अचर राशि समझ गए होंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, एकदम साफ साफ लिख देते हैं। चर माने होता है जो बदलता हो, ठीक है। अचर माने क्या होता है? जो नहीं बदलता हो, तो इस बात को याद रखिएगा। जो बदल रहा है वो चर राशि है, और जो नहीं बदल रहा है वह अचर राशि है। ठीक है, जिसकी मान बदलता है वह चर राशि, और जिसकी मान नहीं बदलता है वह अचर राशि कहलाता है। समझें? तो चर और अचर तो हम लोग समझ गए हैं। अच्छा, एक बात और भी ध्यान दीजिए। अब देखिए, तो हम यदि आपसे कहें कि x जो है वो कौन सी राशि है, तो आप बोलिएगा कि सर x जो है ना वो चर राशि है, क्योंकि x के जगह पे कुछ भी मान ली जा सकती है। ठीक है, अब अगर इसी में हम x + 2 लगा दें, ठीक है, x + 2, अब ये कौन सी राशि है? तो इसमें देखिए, ये x जो है वो चर राशि है और 2 जो है वो अचर राशि है। x अपना क्या है? देखिए, ये जो x है वो चर राशि है, ठीक है, और 2 जो है वो अचर राशि है। लेकिन अगर इकट्ठे इस पूरा की बात की जाए बेटा, पूरा की बात की जाए, तो ये पूरा भी अपना जो है वो अचर है। क्यों ये अचर है? क्योंकि देखिए, जब जब x बदलेगा ना, तो ये पूरा का मान बदलेगा। ठीक है, नहीं आया समझ में? तो देखिए, तो यहाँ पर x + 2 है ना अपना, ठीक है। अब अगर हम आपको बोलें कि x के जगह पर 1 रखिए, तो x के जगह पर जब हम 1 रखेंगे तो ये मान कितना देगा? 1 + 2 यानी 3 देने वाला है। समझ में आ रही बात? x के मान यदि हम बेटा 0 ले लें तो ये हमें मान मिलेगा 0 + 2 यानी 2। तो जैसे जैसे x बदल रहा है, ये पूरा का मान जो है वो बदल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि जब चर और अचर राशि किसी भी संबंध से जुड़े हुए रहते हैं, तो वह पूरा के पूरा क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। पूरा जो है वो अचर बन जाता है। ठीक है, अब एक बात देखिए आगे। तो चर और अचर समझ गए हम लोग। अब इसके बाद जो है बीजगणित जो है, इसके बाद हम सीखते हैं कि बीजगणित क्या है। बीजगणित को
इंग्लिश में अलजबरा बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अलजबरा क्या है। ठीक है, तो वैसा गणित या गणित की वह शाखा गणित की वह शाखा जिसमें चर तथा अचर राशि का सम्मिलित अध्ययन किया जाता है। चर तथा अचर राशि का सम्मिलित अध्ययन किया जाता है। सम्मिलित अध्ययन किया जाता है। देखिए बीजगणित क्या है बच्चों, तो बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें चर तथा अचर राशि का सम्मिलित अध्ययन किया जाता है। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने अंक गणित भी देखा था। तो अंक गणित में जो है ना वो केवल अचर राशि पे ही प्रश्न बनाए जाते हैं। लाभ हानि ये सब जो है वो संख्या एवं अंक पे ही आधारित था। लेकिन बीजगणित में चर और अचर दोनों राशि शामिल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए हम लिखें x+2, तो x+2 में x जो है वो कौन सी राशि है, चर राशि है, और 2 जो है वो क्या है, अचर राशि है। ठीक है, आगे हम देखें, यदि लिख देते हैं कि मान लीजिए x² + 2x + 1। ठीक है, x² + 2x + 1, तो इसमें भी क्या है, चर राशि भी है और अचर राशि भी है। तो बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें हम चर तथा अचर राशि के सम्मिलित अध्ययन, सम्मिलित माने होता है कि जिसमें चर भी हो और अचर भी हो, सम्मिलित माने दोनों, सम्मिलित का मतलब होता है बेटा दोनों। तो गणित की वह शाखा जिसमें चर तथा अचर राशि का सम्मिलित अध्ययन यानी चर एवं अचर दोनों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वह कहलाता है बीजगणित। ठीक है, तो बीजगणित हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे अलजबरा क्या है। और देखिए ध्यान दीजिए, बीजगणित, यदि बीजगणित पे हमारी पकड़ अच्छी हो जाए तो गणित के अन्य जो शाखाएं हैं उसे भी हम आसानी से समझने लगते हैं। क्योंकि देखिए एक बीज पे बेटा बड़ा से बड़ा पेड़ टिका हुआ रहता है। जितने भी सजीव हैं, हम आप पेड़ पौधा ये सभी जो है उसका जो जड़ है ना वो बीज ही है, बीज से ही तो सभी उत्पन्न होते हैं। तो जैसा कि इसके नाम में ही छिपा हुआ है बीज गणित, यानी ये गणित का बीज है। अगर इस पे पकड़ हमारी अच्छी हो जाती है तो गणित के अन्य भी जो शाखाएं हैं उसे आप आसानी से समझने लगिएगा। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एकदम शुरुआत से समझाएं। आप बने रहिए हमारे साथ, आपको बीजगणित की समझ बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो बीजगणित में हमने क्या सीखा कि गणित की वह शाखा जिसमें चर और अचर दोनों राशि के बारे में अध्ययन किया जाता है। चर राशि किसे कहते हैं, जिसकी मान बदलते रहता हो, और अचर राशि किसे कहते हैं, जिसकी मान नहीं बदलता हो। ठीक है, तो बेटा बीजगणित में सबसे पहले हमें सीखना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, बीजगणित में भी अगर हम देखें यानी अलजबरा में जो सबसे पहले पॉइंट है वह है हमारा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक इंग्लिश होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बीजीय व्यंजक हम किसे कहते हैं, जब चर एवं अचर राशि के बीच में कोई संक्रियाएं आ जाए। देखिए लिख देते हैं, चर तथा अचर राशि के बीच में
संक्रियाएं का प्रयोग बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, देखिए समझिए, चर तथा अचर राशि के बीच में संक्रियाएं का प्रयोग बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो चर और अचर क्या है तो हम लोग देख लिए हैं। इसमें एक नई बात है संक्रियाएं। तो आइए सबसे पहले हम संक्रियाएं को समझते हैं। संक्रियाएं क्या है? देखिए बेटा, ये सभी चीज आप पहले से ही जान रहे हैं, बस नाम ध्यान देना है कि ये है क्या। संक्रियाएं ऑपरेशन होता है, ऑपरेशंस। संक्रियाएं अपने पास जो है ना गणित में, वो 4 संक्रियाएं हैं और आप सभी ये जानते हैं। सबसे पहला जो है वो जोड़ है, ठीक है। दूसरा है घटाव, जानते हैं आप सभी लोग। और तीसरा है गुणा। और एक और संक्रियाएं हैं भाग, ठीक है। तो गणित में कितने संक्रियाएं हैं बेटा? गणित में अपने पास 4 संक्रियाएं हैं। बचपन से ही सब चीज़ें हम जान रहे हैं। हमने 2 संख्याओं को या तो जोड़ा है, घटाव किए हैं, या गुणा किए हैं, या भाग करते हैं। तो ये सभी जो हैं वो संक्रियाएं कहलाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं संक्रियाओं के द्वारा जब हम चर तथा अचर राशि को आपस में जोड़ देते हैं, जोड़ का मतलब है कि मिलाना। अब ये नहीं समझिएगा कि ये वाला जोड़ हम बोल रहे हैं। जब चर और अचर राशि के बीच में इन संक्रियाओं में से कोई भी प्रयोग में आ जाए तो वह संक्रियाएं जो है वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। समझें? देखिए ध्यान दीजिएगा, चर तथा अचर राशि के बीच में संक्रियाएं का प्रयोग बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे हम लिखें x + 2, तो यहाँ पर ये अपना चर राशि है और ये जो है वो अचर राशि है। इनके बीच ये जो प्लस का चिन्ह लगा है ना, प्लस का चिन्ह क्या है? संक्रियाएं हैं, ठीक है। तो जब चर एवं अचर राशि के बीच किसी भी संक्रियाएं का प्रयोग हो जाए तो यह बन जाता है बीजीय व्यंजक। तो ये अपना क्या है? बीजीय व्यंजक है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं। अब अगर हम बोलें आपसे कि 5x बतलाइए, ये बीजीय व्यंजक है तो है ना। 5 कौन सी राशि है? 5 जो है वो अचर राशि है। x कौन सी राशि है? x जो है वो चर राशि है। और इनके बीच में गुना, इंटू जो है वो क्या है? गुना है ना। तो गुना भी एक संक्रियाएं हैं। तो बेटा जब चर और अचर राशि के बीच कोई संक्रियाएं का प्रयोग हो जाए तो वह बन जाता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक समझ में आई बात? और भी बहुत सारा है, देखिए। बीजीय व्यंजक इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। समझिएगा जरा, इसकी डिफिनेशन क्या थी कि चर और अचर राशि के बीच में कोई भी संक्रियाएं का प्रयोग, जैसे अगर हम ले लेते हैं x² + 1/x + 2, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ भी अपने चर राशि हैं। 2 चर राशि के बीच में संक्रिया गुना का लगा होगा। x और x में गुना हुआ है तब ना x² है। यहाँ देखिए ये क्या है? अचर राशि ऊपर 1 और नीचे जो है वो x है, यानी चर राशि। तो इनके बीच भी संक्रियाएं हैं डिवाइड का, और फिर ये प्लस है। तो जब चर और अचर राशि के बीच में या 2 राशियों के बीच में संक्रियाओं का प्रयोग हो तो वह बीजीय व्यंजक कहलाता है, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक को हम फ्रेश से एक और परिभाषा बना देते हैं कि 2 राशियों के बीच संक्रियाएं का प्रयोग बीजीय व्यंजक कहलाता है।
बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक कहलाता है। बोले ये बात समझ में आया बेटा? बीजीय व्यंजक का मतलब क्या है कि दो राशियों के बीच संक्रियाएं का जो प्रयोग है वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, कोई भी दो राशि है उसके बीच अगर हम संक्रियाएं लगा दें, संक्रियाएं यानी जोड़, घटाव, गुना, भाग। अपने पास गणित में ये 4 संबंध है। अगर दो संख्या को या दो राशि को आपस में मिलाना है तो अपने पास कितने संबंध हैं? 4 संबंध है। उन चारों संबंध के माध्यम से हम उनको आपस में मिला सकते हैं, संबंधित यानी बांध सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से संबंध हैं? जोड़, घटाव, गुना, भाग। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है। देखिए आप पहले से भी ये चीज़ें जानते हैं, जोड़, घटाव, गुना, भाग जानते हैं, लेकिन मैथमेटिकली लैंग्वेज में, गणितीय भाषा में उसे हम क्या बोलते हैं? संक्रियाएं बोलते हैं। तो संक्रियाएं कोई नई चीज़ थोड़ी है, वो दूसरे ग्रह से नहीं आया, वो हम लोग बचपन से ही सीखे हुए हैं। ठीक है, तो संक्रियाएं का मतलब है जोड़, घटाव, गुना, भाग। और जब इन संक्रियाओं का प्रयोग हम दो राशियों के बीच कर देते हैं तो वह बन जाता है बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक समझ रहे हैं ना? अब आइए देखिए बीजीय व्यंजक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बीजीय व्यंजक इंग्लिश क्या होता है बेटा? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, बीजीय व्यंजक जो है इसी में सबसे पहले आता है अपना सर्व समीकरा, सर्व समीकरा। ठीक है, सर्व समीकरा आता है। सर्व समीकरा किसे कहते हैं वो हम आगे देखेंगे। इंग्लिश इसका होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। उसके बाद इसी में है समीकरण, समीकरण यानी इक्वेशन। इसी में एक और भी बिंदु है असमीकरा, इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी। ठीक है, और बहुपद भी इसी में आता है, बहुपद यानी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये सभी जो है सर्व समीकरा, समीकरण, असमीकरा और बहुपद वह क्या है? एक प्रकार के बीजीय व्यंजक हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक तो हम लोग देख लिए हैं कि जब दो राशियों के बीच कोई संक्रियाएं का प्रयोग हो जाए तो वह सभी के सभी बीजगणितीय या बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर्व समीकरा, फिर समीकरण देखेंगे, फिर असमीकरा देखेंगे और बहुपद तो अपना अध्याय ही है, तो बहुपद को विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्व समीकरा, सर्व समीकरा। आइडेंटिटी इसको बोला जाता है, आइडेंटिटी। ठीक है, तो बच्चों आइए देखते हैं हम लोग कि सर्व समीकरा यानी आइडेंटिटी क्या है। देखिए ध्यान दीजिए, वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जो चर के सभी मानों के लिए, जो चर के सभी मानों के लिए दोनों पक्षों में सत्य हो। देखिए ध्यान दीजिएगा, सर्व समीकरा क्या है? वैसा बीजीय व्यंजक जो चर के सभी मानों के लिए दोनों पक्षों में सत्य हो। ठीक है, दोनों पक्षों का मतलब होता है बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यानी एक वैसा अपने पास व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है जिसमें दो साइड हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। ठीक है, यानी LHS और RHS। जैसे में हम देखिए लिखते हैं कि a + b
का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे हैं बात। तो यहाँ पर दो बीजीय व्यंजक है, एक तो इस तरफ है और एक इस तरफ है। बीजीय व्यंजक है ना, इसमें चर यूज हुए हैं, ठीक है। और चरों के बीच संक्रियाएं जब प्रयोग हो जाता है तो क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो सबसे पहले तो ये बीजीय व्यंजक है, ये भी अपना बीजीय व्यंजक है, क्योंकि यहाँ भी चरों के बीच में संक्रियाएं का प्रयोग हुआ है। तो ये सभी जो है यानी दोनों पक्ष जो है वो बीजीय व्यंजक ही हैं। ये अपना LHS है और ये जो है वो RHS है, ठीक है। लेकिन कहता है कि वैसा बीजीय व्यंजक है जो चर के सभी मानों के लिए दोनों पक्षों में सत्य हो। इसका मतलब क्या है। अच्छा, यहाँ पर कौन से चर राशि प्रयोग हुआ है। आप बोलिएगा कि सर चर राशि जो है ना वो A और B है, A और B, ठीक है। तो A और B के सभी मानों के लिए दोनों पक्ष जो है वो सत्य है, ठीक है। जैसे हम A और B की कुछ भी मान रखें, यदि हम आपसे कहें कि A बराबर इसमें 5 रखिए और B बराबर जो है वो 4 रखिए, ठीक है। तो क्या ये दोनों पक्ष बराबर आते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, A के जगह पर हम 5 रखेंगे और B के जगह पर 4 रखेंगे, तो 5 और 4 का स्क्वायर होगा इस तरफ LHS अपना। और RHS में देखें तो ये 5 की स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 और B कितना है 4 और प्लस 4 की स्क्वायर, ठीक है। तो 5 और 4 कितना होता है 9, तो 9 के स्क्वायर और इधर देखिए बेटा ये 25 और ये 5 दूनी 10 चौको 40 और प्लस 4 चौको 16, ठीक है। तो ये अपना 9 के स्क्वायर 81 होता है और इधर भी जोड़िएगा ना तो 81 आ जाएगा। यानी A की जगह पर हम 5 और B की जगह पर 4 रखें तो ये कथन तो सही है, दोनों पक्ष में बराबर है। और इतना ही नहीं, हम A और B के कोई भी मान ले लें, दुनिया के कोई भी संख्या यदि हम A और B के जगह पर ले लें तो ये जो कथन है ना वो अपना सत्य है। तो सर्वसमीका कहता है कि वैसा बीजीय व्यंजक जो चर के सभी मानों के लिए दोनों पक्षों में सत्य हो। यानी A और B आप कुछ भी ले लीजिए, A और B आप कुछ भी ले लीजिए बेटा, कुछ भी ले लीजिए, ये कथन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो वैसा बीजीय व्यंजक जो अपने चरों के लिए, अपने चरों के सभी मानों के लिए दोनों पक्ष में बराबर आता है उसे हम सर्वसमीका कहते हैं, ठीक है। तो सर्वसमीका समझ रहे होंगे। इसमें जानते हैं जितने भी फार्मूला आप पढ़े हैं, A प्लस B के होल स्क्वायर तो हम बतला ही दिए हैं, ये होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। इसी तरह A माइनस B के होल स्क्वायर, इसी तरह अगर हम बोलें कि A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर बतलाइए, हम आपसे बोल दें कि A माइनस B प्लस C का होल स्क्वायर बतला दीजिए। हम आपको बोलेंगे कि A प्लस B के होल क्यूब बेटा, हम आपसे बोलेंगे कि A क्यूब प्लस B क्यूब, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या हैं, बीजगणितीय व्यंजक हैं और ये सभी सर्वसमीका कहलाते हैं, क्योंकि इसमें A और B के जगह पे हम कोई भी संख्या ले लें तो ये दोनों पक्ष यानी लेफ्ट और राइट दोनों जो है वो बराबर होता है। तो सर्वसमीका का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग समीकरण। समीकरण क्या है। समीकरण के इंग्लिश होता है इक्वेशन। इक्वेशन। तो आइए सीखते हैं हम लोग कि ये समीकरण क्या कहलाता है। तो सबसे पहले समीकरण भी बीजीय व्यंजक ही है, यानी वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें जिसमें दोनों पक्षों के बीच बराबर का चिन्ह प्रयोग हो, ठीक है। यानी समीकरण भी बेटा सबसे पहले क्या है, समीकरण भी जो है ना वह बीजीय व्यंजक है, ठीक है। इसमें भी दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट और राइट,
लेकिन इनके बीच जो है ना वो बराबर का चिन्ह लगा होता है। ठीक है, जैसे यदि हम बोलें कि x + 5 = 10 है, x + 5 = 10 है। ठीक है, तो यह एक बीजीय व्यंजक है और दो पक्षों में है, लेफ्ट और राइट में, और इनके बीच में जो है ना वो बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो जब दो बीजीय व्यंजक के बीच बराबर का चिन्ह लगे तब यह कहलाता है समीकरण। क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि सर सर्वसमीकरण में भी तो यही था, सर्वसमीकरण में भी यानी हम a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² की बात करें तो आप देखिएगा बेटा कि ये भी तो बराबर के ही, यानी दो बीजीय व्यंजक के बीच में बराबर का ही चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन इसको हम बोल रहे हैं सर्वसमीकरण। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आइए देखिए, पहले हम इसको ही समझ लेते हैं। समीकरण जो है ना ये दो पक्षों में होता है और बीच में बराबर का चिन्ह लगा होता है। ठीक है, और जो सर्वसमीकरण है ये भी दो पक्षों में होता है और बीच में बराबर का चिन्ह लगा होता है। तो ये तो दोनों में समानता है, लेकिन हम किसको समीकरण बोलेंगे और किसको जो है वो सर्वसमीकरण बोलेंगे? तो देखिए ध्यान दीजिए, समीकरण जो है ना अपने चरों के कुछ मानों के लिए ही सत्य होता है। ठीक है, यानी समीकरण जो है वैसा बीजीय व्यंजक है जिसके दोनों पक्षों के बीच में बराबर के चिन्ह तो होता ही है, लेकिन ये अपने चर के कुछ मानों के लिए ही सत्य होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें हम बोलें कि आप x के जगह पे 5 रखिए, तो ठीक है x के जगह पे 5 लेंगे तो 5 + 5 = 10 होगा, यानी 5 के लिए तो ये सही है। लेकिन यदि हम आपसे बोलें कि x के जगह पर आप 1 ले लीजिए, x = 1, तब बतलाइए तो ये स्टेटमेंट सही है? यहाँ 1 लेंगे तो 1 + 5 = 10 तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये समीकरण जो है ना वो कुछ मान के यानी चर के कुछ मानों के लिए ही सत्य होता है, लेकिन यहाँ पर a और b के कुछ भी मान हम रख दें, ठीक है, तो जब चर के सभी मानों के लिए सत्य हो तो सर्वसमीकरण, और चर के कुछ मानों के लिए सत्य हो तो समीकरण। ठीक है, तो आइए इस बात को भी लिख देते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जो चर के सभी मानों के लिए सत्य हो, चर के सभी मानों के लिए सत्य हो, वह क्या कहलाता है? सर्वसमीकरण। बातें समझ में आई? ठीक है, अगर चर के सभी मान के लिए सत्य है तो वह है सर्वसमीकरण। और दूसरा है वैसा बीजीय व्यंजक जो चर के कुछ मानों के लिए सत्य हो, कुछ मानों के लिए सत्य हो, वह क्या कहलाता है? समीकरण। बातें समझ में आई? दोनों जो हैं वो बीजीय व्यंजक हैं और दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा होता है, लेकिन जो अपने चर के सभी मानों के लिए सत्य हैं वो सर्वसमीकरण है, और जो अपने चर के कुछ मानों के लिए सत्य हैं वो समीकरण है। ठीक है, जैसे a² - b² बराबर क्या होता है? a + b इंटू में a - b। अब यहाँ a और b बेटा हम कुछ भी ले लेंगे तो इसके दोनों पक्ष जो है ना वो बराबर हैं। ठीक है, लेकिन समीकरण में जो है ना, अब जैसे देखिए समीकरण में हम लिख दिए कि x + 2 बराबर है 10, x + 2 बराबर है 10, तो यहाँ x बराबर जो है ना वो केवल 8 पर ही सत्य है। 8 के अलावा अगर कोई दूसरा ले लेंगे तो ये जो है अपने दोनों पक्ष में सत्य नहीं है। तो x का एक स्पेशल मान आ रहा है, यानी ये कुछ ही मानों के लिए सत्य है। तो वैसा बीजीय व्यंजक जो
अपने चर के सभी मानों के लिए सत्य हो जाए उसे हम बोलते हैं सर्व समीकरा, ठीक है। और वैसा बीजीय व्यंजक जो चर के कुछ मानों के लिए सत्य हो उसे बोलते हैं समीकरण। थोड़ा और भी इसको अच्छी तरह से देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यदि हम आपको बोलें साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्रॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्रॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए यहाँ थीटा के सभी मानों के लिए थीटा की जगह पे हम कुछ भी रखेंगे ना तो ये 1 ही आने वाला है। यदि थीटा जो है वो 30 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर 30 प्लस क्रॉस स्क्वायर 30 बराबर भी 1 होगा। यदि थीटा हमारा 45 हो तो साइन स्क्वायर 45 प्लस क्रॉस स्क्वायर 45 की मान भी 1 होगा। यानी यह जो स्टेटमेंट है ना, यह जो स्टेटमेंट है बेटा वह थीटा के सभी मानों के लिए सत्य है, ठीक है। तो जो थीटा के सभी मानों के लिए सत्य होता है यानी यह थीटा के सभी मानों के लिए सत्य है, सभी मानों के लिए सत्य है। तो जो थीटा के सभी मानों के लिए सत्य है तो ये क्या कहलाएगा बतलाइए। तो ये समीकरण है कि सर्व समीकरा है। तो आप बोलिएगा ना कि सर यह जो है ना वह सर्व समीकरा है। क्या है? ये सर्व समीकरा है। अगर समीकरण होता तो थीटा के कुछ मानों के लिए ही सत्य होता। जैसे देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे बोलते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 है, साइन थीटा बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ जो है ना ये थीटा के कुछ मानों के लिए ही 1 है, ठीक है। जैसे साइन 90 का मान कितना होता है 1। वैसे तो देखिए साइन की जो ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा, साइन फंक्शन की जो ग्राफ होता है ना, जब हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से सीखेंगे उसको। लेकिन अभी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस पे, हम ढेर मोटा हो गया है। 1 मिनट देखिए, समझिएगा जरा। साइन जो फंक्शन है ना, उस साइन का जो ग्राफ है वो 0 पर तो 0 है। ये मान लेते हैं अपना, देखिए 90 और फिर 180, 270, 360 और इधर -90, -180। साइन फंक्शन की जो ग्राफ है ना बेटा कुछ ऐसे है, 0 पर तो 0 है, ठीक है, 90 पर 1 है और फिर 180 पर 0 होता है, 270 पर -1 होता है, 360 पर 1 होता है। यानी साइन फंक्शन जो है वो इस तरह से चलता है, ठीक है। तो ये देखिएगा आप, ये अपना 1 है और ये जो है वो -1 है। साइन थीटा का जो मान है ना वो 1 से -1 के बीच में ही होता है। तो ये 90 पर फिर जो है आप यहाँ देखिएगा तो ये 450 पर भी 1 है। यानी ये जो थीटा है ना वो थीटा मेरा कितना है, 90 है, 450 है, फिर इधर माइनस में भी है कुछ चीज़ें। यानी साइन थीटा बराबर 1 जो है वो थीटा के कुछ ही मानों पे है बराबर। साइन थीटा बराबर 1 थीटा के कुछ ही मानों पे न 1 हो रहा है। लेकिन यहाँ जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्रॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये थीटा के सभी मानों के लिए सत्य है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब कोई बीजीय व्यंजक थीटा, जब कोई बीजीय व्यंजक उसमें प्रयोग हुए चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो तो वह सर्व समीकरण कहलाता है, और जब उसमें चर के कुछ मानों के लिए सत्य हो तो वह समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो यह जो है यह अपना क्या है, समीकरण है, समीकरण है। तो समीकरण कब कहलाता है और सर्व समीकरण कब कहलाता है ये तो हमने सीख लिया। अब चूंकि ये त्रिकोणमिति का प्रयोग है तो ये त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहलाएगा और ये त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाएगा। इसी प्रकार देखिए a प्लस बी के जो होल क्यू है ना, a प्लस बी का होल क्यू ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब।
बातें समझें, ये जो है वह ए और बी के सभी मानों के लिए सत्य है, ए और बी के सभी मानों के लिए सत्य है। तो ये है अपना सर्व समीका, सर्व समीका, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ यदि हम आपको बोलें कि आप लिखिए x प्लस 10 बराबर 20, x प्लस 10 बराबर 20, तो यह जो है वह x के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है, तो यह कहलाता है समीकरण। बातें समझ में आया? दोनों के दोनों जो है वो बीजीय व्यंजक है, दोनों के पक्षों के बीच में बराबर का ही चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन जब अपने चर के सभी मानों के लिए सत्य हो तो सर्व समीका, और जब चर के कुछ मानों के लिए सत्य हो तो वह समीकरण कहलाता है। इसके बाद देखिए एक और भी नया पॉइंट है अपना असमीका। असमीका, असमीका क्या है? इनइक्वालिटी इसको बोलते हैं। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या है? वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके पक्षों में, जिसके पक्षों के बीच में, पक्षों के बीच में, ध्यान दीजिएगा, ये सब साइन जान रहे हैं ना, बड़ा छोटा का साइन, लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल का साइन प्रयोग हो, यानी वैसा बीजीय व्यंजक जिसके पक्षों के बीच में इनमें से या कोई भी चिन्ह का प्रयोग हो, का प्रयोग हो। ध्यान दीजिएगा, जब बराबर के चिन्ह यानी बीजीय व्यंजक में जब बराबर का चिन्ह लग जाता है ना, तो वह या तो सर्व समीका बन जाता है या समीकरण बन जाता है, ठीक है। लेकिन जब बीजीय व्यंजक में ही इन चारों चिन्ह में से कोई चिन्ह लग जाए तब वह असमीका कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए, अगर हम बोलें कि x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 है, x प्लस 5 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बीजीय व्यंजक है, और बीजीय व्यंजक के बीच में कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है? इन सभी चिन्हों में से कोई एक प्रयोग हुआ है। वास्तव में ये जो चिन्ह है ना, यही असमीका है। यानी देखिए, छोटा का चिन्ह, बड़ा का चिन्ह, छोटा या बराबर का चिन्ह या बड़ा या बराबर का चिन्ह जो है वो क्या कहलाता है? असमीका कहलाता है। अगर यही तो यानी ये जो रूप हुआ अपना, ये रूप क्या है? ये जो रूप है वह असमीका कहलाता है, असमीका, ठीक है। अगर यही हम बोलते हैं कि x प्लस 5 बराबर 0 है, तब ये क्या कहलाता? समीकरण कहलाता, समीकरण, ठीक है। समझ रहे हैं बात? तो ये ध्यान देना है कि जब किसी बीजीय व्यंजक के पदों के बीच में या पक्षों के बीच में इन चारों चिन्ह में से कोई भी प्रयोग हो जाए तो वह असमीका कहलाते हैं, और यदि बराबर के चिन्ह है तो वह समीकरण है। और समीकरण वाला स्थिति में भी एक चीज़ है कि अगर x के सभी मानों के लिए सत्य हो जाए तो वह सर्व समीका है। जैसे x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। समझ रहे हैं बात? अब इसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा कि x के मान हम कुछ भी रखेंगे ना तो दोनों पक्ष में सत्य है, तो यह जो है वो कहलाता है सर्व समीका, सर्व समीका, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा कि असमीका क्या है, समीकरण क्या है और सर्व समीका क्या है, ठीक है। ये सभी के सभी बीजीय व्यंजक है, और बीजीय व्यंजक जो है वो बीजगणित में पढ़ने के लिए मिलता है। अब बीजगणित का मतलब क्या है कि जिसमें चर और अचर दोनों के बारे में पढ़ें, ठीक है। समझ रहे हैं बात? अब हमें पढ़ना है बहुपद, यानी बहुपद क्या है। तो बच्चों, बहुपद जो है ना वह भी एक प्रकार के बीजीय व्यंजक ही हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग पूरी तरह से शुरुआत ही करेंगे बहुपद। बहुपद पढ़ने से पहले ये सब सारी चीज़ें हमें पढ़ना जरूरी था, ठीक है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरह से यह सब सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। अगली वीडियो में हम बहुपद की शुरुआत करेंगे और बहुपद के बारे में एकदम शुरू से पढ़ेंगे। बहुपद के जोड़, घटाव, गुणा, भाग, गुणनखंड, सारी चीज़ें, और साथ ही साथ अपने जो अध्याय 2 में जितने भी प्रश्नावली हैं उन सभी प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्नों को हल भी करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बच्चों इसी तरह से बने रहिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ बेटा, एक रिक्वेस्ट हम करना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक है, ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए बहुत बड़ा पावर बन जाता है, शक्ति बन जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।